गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू द क्लास 11th लेक्चर 4 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 11th में। क्लास 11th का हम चैप्टर 8th स्टडी कर रहे हैं। इस 8th चैप्टर में आज हमारा जो लेक्चर 4th है वो है यूकैरियोटिक सेल की स्टडी। यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। सभी को पता है यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। डेफिनेशन नो नीड टू एक्सप्लेन आई थिंक, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ। यूकैरियोटिक सेल इज द सेल विच हैज़ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली मिलेंगे और इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लिक एसिड कवर्ड विद, या जीनोमिक डीएनए या न्यूक्लिक एसिड एक ही बात है, कवर्ड विद न्यूक्लियर एनवलप मिलेगी। ठीक है। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? वो सभी ऑर्गेनिज्म, ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच हैज दिस टाइप ऑफ सेल। कौन सी सेल बेटा? यूकैरियोटिक सेल। लो भैया यूकैरियोटिक सेल बन जाएगी। सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये क्या है भैया? इसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। यही मेन डिफरेंस है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम एक्सेट्रा। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली वो क्या होती है हम डिस्कस करेंगे आज ही इसी लेक्चर में। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, टोटल हमने 5 किंगडम बना रखी हैं। टोटल हमने 5 किंगडम बना रखी हैं। जो फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, उसमें सारे के सारे ऑल द ऑर्गेनिज्म इन किंगडम मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब उनमें प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल है। और जो बाकी बच गई 4 किंगडम, कौन सी? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। जो ये 4 किंगडम है आपकी, इनके अंदर ऑल ऑर्गेनिज्म और विदाउट एक्सेप्शन, बिना एक्सेप्शन के यूकैरियोटिक हैं। मतलब उनमें यूकैरियोटिक टाइप की सेल है। मतलब इन सभी किंगडम में जो सेल होगी, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिज्म मिलेंगी। तो हाउ मेनी किंगडम हैज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? आंसर है 4 किंगडम। 4 किंगडम हमारी ऐसी हैं जिनमें ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। हाउ मेनी किंगडम हैज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? ओनली 1 किंगडम, दैट इज मोनेरा। ओके, अगला पॉइंट। यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। मतलब साइटोप्लाज्म में डिफरेंट कंपार्टमेंट हैं। कैसे? एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपका ईआर हो जाएंगे, गोल्जी बॉडीज हो जाएगी, लाइसोसोम, अलग अलग कंपार्टमेंट हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट हैं। दैट्स कॉल्ड कंपार्ट। यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आपको मैंने बताई थी कौन कौन सी हैं। वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस मिलेगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस का मतलब क्या है? न्यूक्लिक एसिड प्लस न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवलप। जो न्यूक्लिक एसिड ये अंदर जो दिखा रखा है, ये अंदर जो दिखा रखा है ये न्यूक्लिक एसिड है। और यूकैरियोट्स के अंदर, सभी यूकैरियोट्स में, ऑल यूकैरियोट हैज न्यूक्लिक एसिड डीएनए। जितने भी यूकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमिलिया, सभी में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड, जीनोम, जीनोम जो है वो डीएनए है। राइट, ओके। अगला पॉइंट है इनमें कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी ऑर्गन। यूकैरियोटिक सेल में कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब फ्लैजिला, सीलिया हो सकते हैं और उनका स्ट्रक्चर अलग मिलेगा। लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी था और फ्लैजिला यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, लेकिन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है हम देखेंगे इसी चैप्टर में। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये भी हम देखेंगे क्या क्या होते हैं। विच मेक द फ्रेम या स्ट्रक्चर विच फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, दे आर कॉल्ड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। ये हम पढ़ेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट और साइटोस्केलेटल एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं। आगे आएगी वीडियो इसके ऊपर, इसी चैप्टर में है ये भी। जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे जाते रहोगे आपके लिए चीज़ें बहुत क्लियर होती रहेंगी। तो डोंट वरी कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, आगे आ जाएंगे। डोंट वरी, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ कि हम आगे पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल लोअर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो। वैसे इस चैप्टर के बाद मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होएगा 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस,
और एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। लेकिन जो मेजर डिफरेंस जो आपको पता है, सेल वॉल का डिफरेंस है। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड या प्लास्टिड की टाइप होती है क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेटिक सेल ऑर्गेनेली है ये, प्रेजेंट इन प्लांट, एनिमल में एब्सेंट है। लार्ज गैस वैक्यूल होता है सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट है। और सेंट्रियोल, सेंट्रियोल ये सिर्फ प्रेजेंट होता है किसमें, एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। ये तीनों चीज़, दिस इज प्रेजेंट इन प्लांट, पीपी प्लांट में प्रेजेंट, प्लांट में प्रेजेंट, प्लांट में प्रेजेंट, लेकिन ये प्रेजेंट इन एनिमल सेल। कौन है, सेंट्रियोल। ये आपको सभी को पता है, ये हम वैसे भी इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आगे आएगा तब और भी बहुत सारे डिफरेंस वो हम देखेंगे। अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें, बड़ा अच्छा पॉइंट है भाई। अगर हम यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर की बात करें कि यूकैरियोटिक सेल कैसी होती है, तो इसके अंदर हमारे तीन मेन चीज़ें हैं। एक तो सेल बाउंड्रीज भाई, क्या आ गई, सेल बाउंड्रीज। सेल बाउंड्रीज में आपकी सेल वॉल आ जाएगी, सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी, और प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको बताया था ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होती है, वो प्रोकैरियोट में होती है, यूकैरियोट्स में नहीं होती। ये तो सेल बाउंड्रीज होगी, ये हम डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भैया, न्यूक्लियस को हम सेपरेट वीडियो बना के डिस्कस करने वाले हैं। अगर साइटोप्लाज्म में देखें तो साइटोप्लाज्म को हमने दो में डिवाइड कर दिया भाई, एक तो हाइलोप्लाज्म जो फ्लूइड पार्ट है, और एक ट्रोफोप्लाज्म जो नॉन फ्लूइड पार्ट है। अब ट्रोफोप्लाज्म में दो चीज़ें हैं, एक तो सेल ऑर्गेनेलीज जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गए, और एक हो गए बेटा नॉन लिविंग इंक्लूजन। एक क्या हो गए, नॉन लिविंग इंक्लूजन यानी ग्रैन्यूल हो गए। सेल ऑर्गेनेलीज में डिफरेंट टाइप की सेल ऑर्गेनेलीज हम पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रियोल्स, सिलिया, फ्लैजिला, ये हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन क्या है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आएंगे, तो ध्यान से सुनते रहना। सेल मेम्ब्रेन की एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन नहीं है, एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट का मतलब है अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो लिविंग है भी नहीं। मतलब सेल मेम्ब्रेन नेसेसरी है, सेल मेम्ब्रेन है तो वो लिविंग होगा, अदरवाइज वो डेड हो जाएगा वो चीज़। तो एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है। और सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, सेल को सेपरेट कर रहा है किससे, इन्वायरमेंट से। अब एक बच्चा बोलता है सर सेल मेम्ब्रेन क्यों, इसके अलावा सेल वॉल भी तो हो सकती है, वो भी तो सेपरेट कर सकती है सेल को फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो प्यारे बच्चों, सेल वॉल नॉन लिविंग है, और सेल वॉल फुल्ली परमिएबल होती है, वो सेल को इन्वायरमेंट से सेपरेट नहीं कर रही। लेकिन सेल मेम्ब्रेन मेक द सेल सेपरेट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब डिटेल स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो डिटेल स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन है वो 1950s के बाद ही आई है। क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी हुई है वो 1940s के आसपास हुई है। मैडम नोल एंड्रूस का, जिसका आपने नाम सुना होगा, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नोल एंड्रूस का आपने सभी ने सुन रखा है, राइट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 लाख से 2 लाख बड़ा करके दिखा सकता है। माइक्रोस्कोप ना नॉर्मली 4 टाइप के हम बोलते हैं, वैसे तो कई टाइप के होते हैं। एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर 10x होती है। एक डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप होता है जिसको हम प्लांट्स की स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। एक लाइट माइक्रोस्कोप होता है जो मोस्ट यूज़ होता है हमारी लैब के अंदर, हॉस्पिटल वगैरह में। और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर 1 लाख टू 2 लाख एक्स, दैट्स कॉल्ड मैग्नीफिकेशन पावर, बहुत ज़्यादा होती है। तो केमिकल स्टडीज़, जो सेल मेम्ब्रेन का केमिकल नेचर या केमिकल स्टडी, भी सेल मेम्ब्रेन किन किन केमिकल्स की बनी हुई है, ये स्टडी हमने स्पेशली ना ह्यूमन आरबीसी पे किया है। हम ह्यूमन आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर स्टडी की है। क्यों की है ये आपको आगे बताऊंगा मैं। तो हमने जो स्पेशली स्टडी की है वो किस पे की है, सेल मेम्ब्रेन, एरिथ्रोसाइट ह्यूमन आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पे स्टडी की बहुत सारी, और हमने क्या निकाला, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता कर लिया कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है।
जब हमने आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया तो पता चला कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन स्पेशली किसकी बनी हुई है? लिपिड्स की। किसकी बनी हुई है? लिपिड्स। और लिपिड्स भी स्पेशली क्या? ट्राइग्लिसराइड्स। ये ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं बेटा? फैटी एसिड, ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर आएगा आपका, प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड क्या है? लॉन्ग चेन हाइड्रो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और फैटी एसिड क्या होता है? कार्बन चेन जिसमें 3 OH ग्रुप लगे होते हैं। ये 3 OH कंटेनिंग प्रोपेन है, एक प्रकार से आप बोल सकते हो। 3 कार्बन है और तीनों कार्बन पे OH लगा हुआ है, राइट। अगर हम लिपिड की बात करें, किसकी बात करें? सेल मेम्ब्रेन। आपको बताया सेल मेम्ब्रेन में मेन चीज़ जो हो लिपिड और प्रोटीन है। अगर हम लिपिड की बात करें तो एक लिपिड मॉलिक्यूल के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हेड और एक टेल। एक लिपिड मॉलिक्यूल आपने 10th क्लास में ही पढ़ा हुआ है, जो फैट या लिपिड मॉलिक्यूल होता है इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, टेल और हेड। जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। वाटर लिविंग होता है। अगर हम इसको वाटर में छोड़ देंगे तो अगर मान लो इस लिपिड मॉलिक्यूल को आप वाटर में छोड़ दो, दिस इज द वाटर, तो ये लिपिड मॉलिक्यूल विल अरेंज लाइक दिस। ये ऐसे अपने आप ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये इसका हेड वाटर की तरफ जाएगा। अगर हम लिपिड मॉलिक्यूल को इस लिपिड मॉलिक्यूल को वाटर में ड्रॉप कर देंगे तो इसका हेड वाटर की तरफ जाएगा, क्योंकि हेड क्या है? हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग। हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स लविंग। और जो टेल है ये बेटा हाइड्रोफोबिक है, रिमेन्स अवे फ्रॉम वाटर, यू कैन सी। और जो चीज़ हाइड्रोफिलिक होती है वो ना फैट लिपोफोबिक होगी, वो लिपिड से दूर जाएगी। और जो हाइड्रोफोबिक होगी ना वो लिपोफिलिक होगी। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, आपके केमिस्ट्री में भी आते हैं बार बार। तो एक लिपिड मॉलिक्यूल में 2 कंपोनेंट हैं, हेड एंड टेल। जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है या लिपोफोबिक, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, लिपोफिलिक है। टेल हाइड्रोफोबिक क्यों है? टेल हाइड्रोफोबिक क्यों है ये भी सुन लो, क्योंकि टेल के अंदर है कार्बन एंड हाइड्रोजन और इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है। एक प्रकार से यू कैन से कि ये नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर। और जो हेड है, क्या है? जो हेड ये क्या है? पोलर है। क्या है? पोलर, राइट। ये केमिस्ट्री के अंदर आपके आते हैं। जो टेल है ये नॉन पोलर है और जो हेड है बेटा ये इसका पोलर पार्ट होता है। तो ये है कि ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल, एक लिपिड मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे हम। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसमें जो लिपिड है, लिपिड मॉलिक्यूल ये ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में है। ये ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं बेटा? इस पॉइंट को मैं ना बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपको बहुत इजी बता दूंगा, बहुत इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा इसी यूनिट के अंदर। ओके, ये था लिपिड। बाद में पता चला कि लिपिड के अलावा सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो कंपोनेंट क्या क्या हो गए? सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट क्या क्या हो गए? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। अब अगला जो पॉइंट है, सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स और प्रोटीन का रेशियो अलग अलग है। अलग अलग सेल में अलग अलग परसेंटेज है। द अमाउंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन वेरीज विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। लेकिन अगर एक एवरेज बात करें, एक एवरेज ऑन एन एवरेज बात करें, तो किसी भी सेल की सेल मेम्ब्रेन में 40% लिपिड है, प्रोटीन 58 to 59% है, कार्बोहाइड्रेट 1 to 2% है। बट अगर हम आरबीसी में बात करें, अगर आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन, अगर हम आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन, आरबीसी बोल दो या एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट ही बोलते हैं, इसमें 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है और रिमेनिंग में आपके कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल वगैरह आ जाएंगे। तो ये याद रखने का पॉइंट है बेटा, ज़रूर याद रख लेना, आपके ऑब्जेक्टिव मिलेंगे इसके ऊपर से। अगला जो पॉइंट है बहुत ही अच्छा पॉइंट है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ना वो यूनिवर्सल है, मतलब सभी में सेम है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो। लिटिल बिट डिफरेंस आपको मैंने बताया था। प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में, प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में
कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ओपेनॉइड्स होते हैं, ये लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो। और यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, केमिकल मॉलिक्यूल है, राइट। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर ध्यान से सुनना भाई, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड तो बता दिया मैंने, लिपिड की 2 लेयर होती है, हम डिस्कस करेंगे डायग्राम में। इन द सेम वे सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी हैं, और 2 टाइप की प्रोटीन, जितनी प्रोटीन को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ऑन द बेस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। उनको निकालना आसान है कि मुश्किल है? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि उनको निकालने के बेस पे, उनको निकालना आसान है कि मुश्किल है, वो कितनी गहराई पे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन में कितनी डेप्थ पे प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन क्या है, इसके बिहाफ पे 2 टाइप की प्रोटीन है, एक तो है इंटीग्रल प्रोटीन और एक होती है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन नहीं बोल देते, और पेरिफेरल को हम एक्सट्रिंसिक होता है जो बाहर की तरफ, और इंट्रिंसिक होता है जो अंदर की तरफ। तो 70% तो इंटीग्रल है और 30% पेरिफेरल है। तो ज़्यादा कौन है? इंटीग्रल ज़्यादा है और पेरिफेरल क्या है? कम है। इंटीग्रल जो सेल मेम्ब्रेन अभी डिस्कस करेंगे हम, इसको वीडियो में बताया, डायग्राम में दिखाता हूँ आपको मैं, लेट्स सी। अब जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ से सारे पॉइंट्स आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो सीधा सा पॉइंट है भाई, जो सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे मॉडल दिए गए थे, बहुत सारे मॉडल दिए गए थे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल किसका? ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर का जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो था भाई कौन सा? सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल है, जिसको उन्होंने बोला था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या बोला था बेटा? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या है फ्लूइड मोजाइक मॉडल? इट्स ए मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ये मॉडल क्या कहता है? ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। इन्होंने अपने मॉडल का नाम रखा था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या है? लेट्स सी। एक बार इसको इस वर्ड को बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दैम सेल मेम्ब्रेन में, किसमें? यू कैन सी सेल मेम्ब्रेन में 2 लेयर हैं। किसकी? लिपिड की। एक तो ये ऊपर वाली लेयर हो जाएगी, ये ऊपर वाली लेयर, और एक ये लोअर लेयर। 2 लेयर है। दिस इज द लिपिड बाई लेयर, दिस इज द लिपिड। और लिपिड भी क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है इनके साथ, लिपिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो क्या बोल देंगे? फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। तो बेटा ये तो आपकी फॉस्फोलिपिड्स बाई लेयर होगी। 2 लेयर हैं, एक लेयर ये हो जाएगी, एक लेयर ये हो जाएगी। 2 लेयर हैं फॉस्फोलिपिड्स की। ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल दिखा रखे हैं, ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। एक लेयर ये ऊपर वाली हो जाएगी और एक लेयर ये अंदर की तरफ हो जाएगी। जो बाहर है, ध्यान रखना, इधर ये एक्चुअली क्या है बेटा? ये सेल है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। मैंने इतने से पार्ट को जूम करके दिखा रखा है अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिर्फ इतने से पार्ट को हमने, ये पार्ट ना, ये पार्ट इसको दिखा रखा है हमने। ये इसको जब जूम करके देखेंगे तो ये बड़ा दिखाई देगा। इसमें 2 लेयर हैं। इधर तो बाहर तो क्या है? इन्वायरमेंट हो गया, और अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो ये जो एंड है, ये तो नॉन साइटोसोलिक हाफ ऑफ द बाई लेयर है। इस 2 लेयर हैं, एक लेयर ये हो जाएगी, एक लेयर ये। तो 2 लेयर में ये वाला तो किधर है? इधर वाला। ये तो कौन सा हो गया बेटा? ये साइटोसोलिक हाफ हो गया। साइटोसोलिक हाफ मतलब लेयर का, लिपिड बाई लेयर का ये साइटोसोलिक हाफ। इसका मतलब क्या है? ये साइटोप्लाज्म की तरफ है, इट इज टुवर्ड साइटोप्लाज्म, ध्यान रखना। और ये किधर है? नॉन साइटोसोलिक, मतलब ये साइटोप्लाज्म से अपोजिट एंड पे है। इधर साइटोप्लाज्म, ये सेल ऐसे है, ये सेल ऐसे है बेटा। ये सेल को अगर पूरा बनाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगी, राइट ना। तो अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। जो अंदर वाली लेयर है इसको तो क्या बोलेंगे? साइटोसोलिक हाफ ऑफ लिपिड लेयर, लिपिड बाई लेयर। ये लिपिड बाई लेयर का साइटोप्लाज्म की तरफ है, और ये साइटोप्लाज्म से अवे, इसलिए इसको क्या बोला? नॉन साइटोसोलिक हाफ। एक पॉइंट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो लिपिड लेयर है ना, लिपिड लेयर में जो हेड है वो टुवर्ड आउटर साइड है, दिस इज द हेड, ये बाहर की तरफ है, और जो टेल है वो अंदर की तरफ है। सेम इज हेयर, हेड
बाहर की तरफ और टेल अंदर की तरफ। ध्यान रखना ऐसा क्यों है, क्योंकि ना अंदर साइटोप्लाज्म में भी क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी वाटर है, साइटोप्लाज्म का जो मेन कंपोनेंट है वाटर है, और बाहर इन्वायरमेंट में भी क्या है, वाटर है। अगर हेड वाटर की तरफ रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर टेल हो जाए ना, टेल तो हाइड्रोफोबिक है, तो इंटरेक्शन हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा उनके बीच में, जो कि ठीक नहीं है, और स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रख लेना, हेड साइटोप्लाज्म की तरफ भी है और हेड इन्वायरमेंट की तरफ भी है। और जो ये है क्या बेटा, जो ये लेयर है कौन से वाली, ये वाली, दिस इज टेल। और टेल का नेचर आपको मैंने बताया था कैसा है, टेल इज हाइड्रोफोबिक, इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। टेल को एक्वस इन्वायरमेंट से दूर रखना जरूरी है। और हेड क्या है, हेड जो है वो वाटर लविंग है, तो ये एक्वस की तरफ इजीली रह सकता है। तो दो लेयर है, क्लियर है, ये लिपिड लेयर है। और इसमें इसमें मोजाइक पैटर्न में धब्बे, मोजाइक होता है धब्बा, धब्बे से हैं, स्पॉट हैं, किसके, प्रोटीन के धब्बे से हैं, प्रोटीन है इसके अंदर। इसलिए इसलिए बोला कि फ्लूइड तो किसका है, जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड में, फ्लूइड इज, यहाँ पे जो फ्लूइड बना हुआ है एक प्रकार से किसका बना हुआ है, लिपिड का फ्लूइड है। ये सी है, इट्स अ सी ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। मतलब ये क्या है, ये एक सी है, किसका, सी को मान लो किसका बना हुआ है, लिपिड का। और इसमें जगह जगह पे, इस सी में जगह जगह पे आइसबर्ग है, जगह जगह बर्फ तैर रही है इसके अंदर। वो बर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आइस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रोटीन को। तो डोंट बी कंफ्यूज इन दिस। इसलिए इसको ना फ्लूइड मोजाइक, इस फ्लूइड में जगह जगह पे मोजाइक होता है। जैसे मान लो ये, मान लो कोई चीज़ है, ये एक लीफ है मान लो, इस लीफ पे ये जगह जगह पे ये क्या स्पॉट बन गया, तो इन स्पॉट को मैं बोल दूंगा मोजाइक, इस लीफ पे स्पॉट पड़ गए। तो सेम इज ये लिपिड है, इस लिपिड लेयर में जगह जगह पे प्रोटीन बिखरी पड़ी है। अब भी प्रोटीन दो टाइप की है, तो एक प्रकार से सी ऑफ लिपिड है, और इसमें जगह जगह पे प्रोटीन क्या है, आइसबर्ग है। मतलब जिस प्रकार से सी के अंदर बहुत बड़ा सी है, इसमें जगह जगह पे आइसबर्ग होते हैं। इन द सेम वे बहुत बड़ा सी है किसका, लिपिड का, और इसमें जगह जगह पे क्या है, प्रोटीन है। इसलिए इस मॉडल को प्रोटीन आर अरेंज्ड, इसको इसलिए इस मॉडल को प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड बोला गया था। मतलब क्या है, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, मतलब जो लिपिड्स हैं बहुत सारे, और उसमें जगह जगह पे क्या पड़ी हैं, प्रोटीन पड़ी हैं। प्रोटीन आर अरेंज्ड इन फॉस्फोलिपिड लेयर एज मोजाइक पैटर्न। ये लाइन क्लियर होगी ना बेटा, ओके। आगे पॉइंट स्टार्ट करते हैं। फॉस्फोलिपिड, अच्छा इधर देखें, प्रोटीन रहती थी, लिपिड बता दिए, प्रोटीन। अब प्रोटीन पे आ जाओ। प्रोटीन दो प्रकार की हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। एक तो प्रोटीन है जो बाहर की तरफ है, लेट्स सी दीज आर द पेरिफेरल प्रोटीन, ये बाहर की तरफ है, ये प्रोटीन्स हैं जो लिपिड लेयर में दसी हुई नहीं है, जो लिपिड में नहीं एम्बेडिड है, दसी हुई नहीं है, एम्बेडिड नहीं है इन द लिपिड, उनको तो हमने बोल दिया क्या, पेरिफेरल प्रोटीन। और जो प्रोटीन, द प्रोटीन विच आर पार्शली एम्बेडिड, लेट्स सी दिस इज, लुक एट दिस, ये प्रोटीन, लुक एट दिस प्रोटीन, ये पार्शली एम्बेडिड है, ये भी पार्शली एम्बेडिड है, ये भी पार्शली एम्बेडिड है। और लेट्स सी ये देख लो ना, इसको और सिंपल बना देता हूँ। ये देखो, ये जो प्रोटीन है, जो ये प्रोटीन, ये फुल्ली एम्बेडिड है। क्या है बेटा, ये फुल्ली एम्बेडिड, ये भी फुल्ली एम्बेडिड प्रोटीन है। तो जो प्रोटीन्स है ना, जो सरफेस पे है, जो सरफेस पे है, बाहर की तरफ है, लेट्स सी, जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये जिसका इनर पार्ट ही मैंने रेड दिखा दिया, ये तो पेरिफेरल प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक है। ओके, मैं आपको बता रहा था कि मेम्ब्रेन में दो टाइप की प्रोटीन है, एक पेरिफेरल और एक इंटीग्रल। पेरिफेरल को एक्सट्रिंसिक, बाहर की तरफ है, ये एक्सट्रिंसिक है, बाहर की तरफ है। और इंटीग्रल को इंटरनल बोला था, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोला था। इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है, दीज आर दोज प्रोटीन विच आर पार्सली और फुल्ली एम्बेडेड इनटू द लिपिड लेयर। जो पार्सली या फुल्ली, एम्बेडेड का मतलब है दसी पड़ी है, फंसी हुई है, एम्बेडेड इनटू द लिपिड लेयर, राइट ना, क्लियर होगा। ये दो टाइप की प्रोटीन थी। और इन प्रोटीन के साथ बेटा ये जो है ना, ये दिखा रखे हैं, दीज आर द these are the glycolipids, these are the glycolipids और दे में भी ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं
या ये ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं। इनका क्या रोल है? दीज आर द सरफेस रिसेप्टर होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आगे बड़ी क्लासेस में जाने के बाद। दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। और इसमें जगह जगह पे जो मैंने ये कलर दिखा रखा है इस कलर से, ये क्या है जगह जगह पे? दीज आर द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन के दो लेयर हैं लिपिड की, वेरी इजी। सबसे पहले दो लेयर बनाओ लिपिड की, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ध्यान रखना हेड दोनों के आउटर साइड होनी चाहिए, इसका इधर आउटर, इसका इधर आउटर साइड। टेल दोनों के अंदर की साइड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए आपको बता दिया, क्योंकि टेल क्या है, वाटर से अवे जाएगी तो ये अंदर की तरफ होगी। टेल इज वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट, यू कैन सी इन द डायग्राम। और प्रोटीन बना देना, वेरी इजी। ओके, फॉस्फोलिपिड लेयर, कौन सी फॉस्फोलिपिड लेयर भैया? ये रही, दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। फॉस्फोलिपिड जो बाई लेयर है, लेयर बोल दो, प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिक नेचर है, सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइडिक नेचर है। क्यों है? क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है ना, ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड की बनी होती है। और ऐसा होने से दोनों टाइप के फैटी एसिड होते हैं, अनसैचुरेटेड भी हैं सैचुरेटेड भी हैं। ज़्यादा अनसैचुरेटेड हैं, तो ऐसा होने से जो मेम्ब्रेन है ना, उसका फ्लूइडिक नेचर, इट्स लाइक ए फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। जो सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड नेचर है, जो सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? क्वासी फ्लूइड या सेमी फ्लूइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही, आपकी हर एक ऑब्जेक्टिव बुक में आएगा ये। क्वासी फ्लूइड या सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड जो है, लिपिड का फ्लूइडिक नेचर है। जो मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी है, किसकी वजह से है? लिपिड की वजह से है। ये जो फ्लूइडिक नेचर है, ऐसा होने से जो प्रोटीन है ना, वो लेटरल मूवमेंट कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट। ऐसे ऐसे थोड़ी बहुत ये प्रोटीन इधर उधर ऐसे हिल सकती है, लेटरल मूवमेंट। तो सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स बताया था, लिपिड्स की वजह से ही क्या है? फ्लूइडिक नेचर है, सेमी फ्लूइड नेचर है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। ये एनेबल करती है किसको? लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट को। ये प्रोटीन इस लिपिड लेयर में, इस लिपिड के अंदर ये प्रोटीन हिल सकती हैं, जिस प्रकार से सी के अंदर आइसबर्ग हिलते रहते हैं। अगर पानी के अंदर आप बर्फ़ डाल दोगे, आइस डाल दोगे, तो वो आइस पानी में हिल सकती है। पानी हिलेगा तो मेम्ब्रेन, वो आइस हिलेगी। द सेम वे जो ये प्रोटीन्स हैं, इनकी लेटरल मूवमेंट होती रहती है किसके अंदर? लिपिड बाई लेयर के अंदर। और दिस एबिलिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी उतनी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। किसकी मूवमेंट है? प्रोटीन की मूवमेंट। किसके अंदर? लिपिड लेयर के अंदर। ओके, अगला पॉइंट है भैया, जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन है। ध्यान रखना भाई, सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी मैंने आपको बताए थे। सेल मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होते हैं, वो सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं? सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी। द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाने का काम किसका है? कोलेस्ट्रॉल का। सेल मेम्ब्रेन के पास फ्लूइडिक नेचर प्रोवाइड करवाने का काम किसका है? लिपिड का। क्यों? क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, ये रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड देन लिपिड्स। अगर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल ना हो ना, अगर सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल ना हो, तो सेल मेम्ब्रेन के पास स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन के पास स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये पॉइंट ध्यान रख लेना। व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इन द सेल मेम्ब्रेन? ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का रोल क्या है, वो हमारे क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। दे बिहेव एज सरफेस रिसेप्टर्स, ये आगे डिस्कस करेंगे हम। जो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइडिक नेचर है, इसके क्या बेनिफिट है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फ्लूइडिक नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ कर सकती है, सेल का साइज बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि फ्लूइडिक नेचर है। सेल डिफरेंट टाइप्स के जंक्शन बनाती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इंटरसेलुलर जंक्शन, मान लो एक सेल ये है, इसने ऐसे जंक्शन बना दिया, दूसरी सेल ये है, इसने वैसे जंक्शन बना दिया, दोनों सेल टाइटली जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। दीज आर कॉल्ड जंक्शन। एंडोसाइटोसिस क्या होता है अभी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फेज पे। और सेल डिवीजन, एक सेल से जो नई सेल बननी है, उनमें सभी में इसका रोल है किसका? फ्लूइडिक नेचर का। अगला पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू इट। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इट अलाउज सम मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इन एंड सम नॉट थ्रू इन।
लेट्स सी दिस इज ए सेल मेम्ब्रेन। ये कुछ मॉलिक्यूल इसके अंदर आ सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल इससे बाहर जा सकते हैं, किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सिलेक्टिव परमिएबल है, मोस्टली ध्यान रखना, मोस्टली फुल्ली परमिएबल टू वाटर है, और लेस परमिएबल या यू कैन से कि लगभग नेग्लिजिबल परमिएबल टू सॉल्यूट पार्टिकल होती है ये, राइट। तो सिलेक्टिव परमिएबल है, सिलेक्टेड सब्सटेंस की मूवमेंट करवाएगी ये इनर एंड आउट थ्रू इट, राइट। ओके, अब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू सेल मेम्ब्रेन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू सेल मेम्ब्रेन है, वो 3 टाइप का होता है। नंबर 1 पैसिव ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और नंबर 3 बल्क ट्रांसपोर्ट। अभी बता रहा था सेल मेम्ब्रेन से कोई भी मॉलिक्यूल अंदर आ सकता है, कोई मॉलिक्यूल बाहर जा सकता है सिलेक्टिव मैनर में। सिलेक्टिव मैनर में मतलब जैसे आपके घर का जो गेट है वो सिलेक्टिव परमिएबल है, ये नहीं कि कोई भी आएगा और कोई भी जाएगा, नो, वो सिलेक्टेड पर्सन के लिए खुलता है, आप उसको अलाउ करोगे, उसको आप अलाउ नहीं करोगे। तो सेम इज हियर, सेल मेम्ब्रेन भी क्या है? सिलेक्टिव परमिएबल है। इट अलाउ सम मॉलिक्यूल टू एंटर इन द सेल एंड इट अलाउ सम मॉलिक्यूल टू पास आउट फ्रॉम द सेल। सिलेक्टिव मैनर में, सेल वॉल की तरह नहीं है फुल्ली परमिएबल, कोई अंदर आए कोई बाहर जाए कोई मतलब नहीं है। सेल वॉल होती है वो फुल्ली परमिएबल होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिव, सिलेक्टेड सब्सटेंस को ये इन एंड आउट जाने देगी। अब सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन आपको मैं बता ही दिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू इट है। अब सेल मेम्ब्रेन से जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल है ना, वो ब्रॉडली 3 टाइप का हम बता रहे हैं आपको। कितने टाइप का? 3 टाइप का। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक है बल्क ट्रांसपोर्ट। अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, ध्यान देना भाई प्लीज़, पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एनर्जी यूज, इसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए नो एनर्जी या एटीपी, कोई एटीपी या एनर्जी यूज नहीं होगी, ध्यान रख लेना पहला पॉइंट। ये मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय यूज ऑफ एटीपी, एटीपी बोल दो या एनर्जी फॉर द लिविंग सिस्टम, क्या होता है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर ज़्यादा होंगे और अंदर कम होंगे। तो मतलब मॉलिक्यूल बाहर से अंदर कब आएंगे? जब बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो इस केस में तो अंदर आ जाएंगे। लेट्स सी, ये सेल है, मान लो मैं इधर दिखाता हूँ, ये एक सेल है, ये साइटोप्लाज्म है। कोई मॉलिक्यूल पैसिव ट्रांसपोर्ट कब होगा? जब मॉलिक्यूल बाहर ज़्यादा है, मोर है, और अंदर लेस है, तो इस केस में तो मॉलिक्यूल अंदर आ जाएंगे। कोई मॉलिक्यूल मान लो अंदर मोर है और बाहर लेस है, तो इस केस में ये मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है। मतलब कहने की बात है, इसमें एनर्जी यूज नहीं होगी, ये ऑलवेज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट की खास बात है, ये हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन, राइट। और इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होगी। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना जरूरी है। मतलब ये हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगा, जबकि इसमें इसका उल्टा होता है। इसमें मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाते हैं बाय यूज ऑफ एनर्जी, बाय यूज ऑफ एनर्जी। एक्टिव कब बोलोगे? मान लो सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल ऑलरेडी कम है, मान लो ये ऑलरेडी सेल में लेस है, सॉरी सेल में मोर है ऑलरेडी, मान लो ये सेल में ऑलरेडी क्या है? मोर है, और बाहर ये सेल ऑलरेडी क्या है? लेस है, मान लो ये पार्टिकल। अब सेल में ऑलरेडी मोर है, बाहर लेस है, लेकिन फिर भी कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएगा ना, तो उसके लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये बेटा ये एक अलग प्रोसेस है, ये सारा एक अलग चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स या ट्रांसपोर्ट इन सेल के अंदर में सारे टॉपिक इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। इट्स ए वेरी लॉन्ग चैप्टर। तो कहने का मतलब ये है, ये हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर होगा, एनर्जी यूज होगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लो, वो बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, अ, बाहर से कोई मॉलिक्यूल अंदर आए हायर टू लो, या अंदर हायर टू अंदर हायर है, बाहर लो है तो बाहर जाए, दोनों ही केस क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। 2 बातें याद रख लेना, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज नहीं होगा, और पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगा। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट 3 तरीके का बताया मैंने आपको, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, इसमें जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं,
क्या है, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कैन मूव इन एंड आउट। ओस्मोसिस में मूवमेंट होती है सिर्फ वाटर की, किसकी बेटा, वाटर की मूवमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लो कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड ओस्मोसिस। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो पोलर मॉलिक्यूल हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल हैं वो बाहर से अंदर आएंगे, बाहर से अंदर आएंगे। ध्यान रखना, अब मान लो ये सेल मेम्ब्रेन, अगर सेल मेम्ब्रेन का हम फोटो देखें तो कैसे है, ये ऐसे है। अब जो सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन का हमने जूम करके दिखा दिया, इतने से पार्ट को, ये सेल मेम्ब्रेन मान लो इसको। अब जो हेड है, क्या है, जो हेड है, हेड का नेचर कैसा बताया था मैंने आपको, लेट्स सी। जो हेड का नेचर आपको मैं बता रहा था, हेड इज पोलर और टेल क्या है, नॉन पोलर है। तो पोलर मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल है, जो पोलर मॉलिक्यूल है वो फ्रीली सेल के अंदर नहीं घुस सकता। इसको घुसाने के लिए स्पेशल प्रोटीन की जरूरत होती है, कैरियर प्रोटीन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पोलर के लिए होगा और ये स्पेशल कैरियर प्रोटीन के द्वारा होगा। ये हम इन डिटेल स्टडी करेंगे बेटा, किसका होगा, क्यों नहीं होगा। अभी इतना आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे सिर्फ इतना ही दे रखा है, इसलिए इसको इतना याद रख लें अभी, क्योंकि ना फिर ये हम आउट ऑफ टॉपिक चले जाएंगे, एक सेपरेट चैप्टर हमारा है, तो वहाँ पर हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ जस्ट ओनली डेफिनेशन याद रख लो, 3 आप बातें याद रखो। विदाउट यूज ऑफ एनर्जी होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा, और डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तीनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको बता दिया मैंने। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये ध्यान रखना भाई, ये यहीं पे और कहीं नहीं मिलेगा आपको। बल्क ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा मूवमेंट, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर मूव्ड एट ए टाइम इन द सेल और आउट फ्रॉम द सेल विदाउट क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन, विदाउट क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। सर ऐसे कैसे हो सकता है, लेट्स सी भाई, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये बाहर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। अब ये अंदर कैसे आएंगे विदाउट क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन, लेट्स सी। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए और ये मॉलिक्यूल यहाँ आ जाए, और लेट्स सी, और फिर ये स्ट्रक्चर अंदर आ जाए। दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। बहुत सारे मॉलिक्यूल अंदर थे, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई, अंदर की तरफ फोल्ड हुई और एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, और इस पॉकेट के अंदर ये मॉलिक्यूल आ गए, और ये मॉलिक्यूल अब अंदर आ गए। अब ये डिजोल्व हो जाएगी तो ये मॉलिक्यूल सारे के सारे सेल के अंदर आ गए। बहुत सारे मॉलिक्यूल इन द सेल आए, बहुत सारे मॉलिक्यूल, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूव्ड इन और आउट, दोनों हो सकते हैं, विदाउट क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में मेम्ब्रेन पास नहीं होगी, ध्यान रख लेना, मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं होगी, इसमें ये पॉइंट ध्यान रख लेना। तो 2 टाइप का है, एंडोसाइटोसिस, एंडो मतलब इन, साइटो मीन सेल और सिस मतलब प्रोसेस। इट्स ए प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स आर मूव्ड इन द सेल, और एक्सो मीन्स बाहर, साइटो मीन्स सेल और सिस मीन्स प्रोसेस। इट्स ए प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स आर मूव्ड आउट फ्रॉम द सेल, राइट। तो एंडोसाइटोसिस में 2 बातें हैं, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। अगर सॉलिड सब्सटेंस बाहर से अंदर आए, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। और लिक्विड सब्सटेंस बाहर से अंदर आए, मान लो ये लिक्विड मॉलिक्यूल है, कोई फ्लूइड है, इसको अंदर लेके आना है, तो ये एक इनर फोल्डिंग होगी, और इनर फोल्डिंग होने जो स्ट्रक्चर बना, दैट इज कॉल्ड पिनोसोम, दैट इज कॉल्ड पिनोसोम। जो स्ट्रक्चर बन गया ये पिनोसोम, और फिर से सेपरेट हो जाएगा, पिनोसोम है। पिनोसाइटोसिस को आप सेल ड्रिंकिंग बोल सकते हो। और मान लो फोल्डिंग होने से सेम प्रोसेस से अगर सॉलिड सब्सटेंस अंदर आए, अरे अमीबा के अंदर यही तो हुआ था, ये अमीबा था, इसने सॉलिड सब्सटेंस को अंदर लिया था, मेम्ब्रेन की फोल्डिंग तो थी वो, लेट्स सी, ये अमीबा था, इसके अंदर जो सुडोपोडिया है, ये क्या है, ये सुडोपोडिया बन गया, इसको अंदर, सुडोपोडिया क्या है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की तो मॉडिफिकेशन है। और सॉलिड सब्सटेंस अगर अंदर आए तो उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फैगोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैगोसोम। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। इसको आप सेल ईटिंग बोल सकते हो। वेरी इजी यार। लिक्विड के लिए पिनोसाइटोसिस, जब लिक्विड अंदर आए, बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल अंदर आए तो पिनोसाइटोसिस, और सॉलिड मॉलिक्यूल बहुत सारे अंदर आए तो फैगोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस, वेरी इजी यार, सेल वोमेटिंग, इफैगी। इन दिस लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड आउट फ्रॉम द सेल।
इन द सेम वे अब फोल्डिंग होएगी उसको बाहर निकाल देंगे यार, दैट्स कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस या ईफैगी बोलते हैं इसको, सेल्वोमेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्वोमेटिंग। तो ये थे मेथड ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है बता दिया आपको, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन बता दिया। मेनली सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल, सेपरेट द सेल फ्रॉम इन्वायरमेंट, अलाउ द कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट थ्रू द सेल, राइट। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेल वॉल और फिर हम सेल ऑर्गेनलीज को स्टार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपकी सेल ऑर्गेनलीज हैं वही माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, प्लास्टिड, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस वगैरह जो भी हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो इट वाज द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेल ऑर्गेनलीज को स्टार्ट करते हैं और हार्डली 5-6 लेक्चर के अंदर ही चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वॉच वीडियो एटलीस्ट 2 टाइम और उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी या बुकलेट जो भी है वो ज़रूर पढ़ें आप। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।